observe resonant phenomena in electrical networks and study its effects. और सेकंड पोर्शन है टू डिटरमिन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड बैंडविड्थ ऑफ द गिवन नेटवर्क यूजिंग अ साइनोसाइडल इनपुट। तो आमतौर पे आरएलसी नेटवर्क के ऊपर हमारे पास एक रेजोनेंट फिनोमिना है अकर होता है, तो उसको हमने स्टडी करना है। रेजोनेंट सर्किट जो है वो आल्सो कॉल्ड अ tuned circuit which consists of a inductor and a capacitor together with a voltage or a current source। तो इसको हम करंट और वोल्टेज सोर्स के साथ अप्लाई करवा के इसको सॉल्व करते हैं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्किट used in electronics. For example, a resonant circuit in one of its many forms allows users to select a desired radio or television signal from the vast number of signals that are around us at any time। यानी कि आपके पास जो है, आप अपने रेडियो को ट्यून करते हैं या आप अपने टीवी को ट्यून करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप एक साइड पे ट्रांसमीटर है, एक साइड पे रिसीवर है, तो जब वो ट्यून होते हैं तो डेट विल बी द रेजोनेंट फिनोमिना के ट्यून होने के बाद आपकी जो है वो फॉर्म जो है वो रेजोनेंट फॉर्म हो जाती है, यानी कि वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के पे ऊपर आप आ जाते हो और जहां पे आप अपने चैनल को ट्यून कर लेते हो। और एक एग्जांपल मैं और भी आपको देता हूँ कि जैसे आप जो है आप जो है उसके ऊपर जा रहे हो, ब्रिज के ऊपर जा रहे हैं, जैसे आर्मी जो सोल्जर्स हैं, तो वो एक पर्टिकुलर ब्रिजेस के ऊपर जाके उनको कहा जाता है कि टू ब्रेक देयर स्टेप्स। वो इसलिए कहा जाता है कि आमतौर पे रेजोनेंस फिनोमिना जो है वहां पे डेवलप ना हो जाए और वो उसके जो ब्रिज के ब्रेक होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। दैट इज वाई जो जो ट्रॉप्स होते हैं उनको कहा जाता है टू ब्रेक देयर स्टेप्स एट दैट पॉइंट। तो जब आपने कोई चैनल ट्यून करना है, एक साइड पे ट्रांसमीटर एंड है, एक साइड पे रिसीवर एंड है, तो आपकी क्या है कि जहां पे आपने कोई चैनल ट्यून करना है तो दैट विल बी आल्सो द रेजोनेंट सर्किट फिनोमिना। तो इसमें क्या होता है कि अ नेटवर्क in resonance when the voltage and the current at the network input terminals are in phase। तो that will be the condition of resonance phenomena कि आपका जो वोल्टेज और करंट है जो है वो आपका इन फेज में होना चाहिए। और एट दैट पॉइंट द इम्पीडेंस ऑफ द नेटवर्क इज प्योरली रेजिस्टिव। आपके पास आर एल सी रेजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटर जो है, ये तीन तरह के लोड्स हैं। जब आपके पास रेजोनेंस फिनोमिना अकर होगा उस वक्त क्या होगा कि इंडक्टर और कैपेसिटर जो हैं वो अपने इफेक्ट को रीइंफोर्स करते हुए कैंसिल करके और पीछे जो है कंबाइंड इंपीडेंस जो है वो सिर्फ रेजिस्टिव रह जाएगी। तो इन केस ऑफ रेजोनेंस एट रेजोनेंस पॉइंट the capacitive reactance will be equal to inductive reactance, that will be the omega c is equal to 1 over omega l, where that will be the relation। ये जो नजर आ रहा है आपको, resonance occurs when the voltage and current at the input terminals are in phase that corresponds to a purely real admittance, so that the necessary condition is given below। ओमेगा सी माइनस ओमेगा 1/ओमेगा एल इज इक्वल टू 0। तो इसको हम क्या करेंगे, इक्वलिटी के दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो डेट विल बी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/एल सी और ओमेगा इज इक्वल टू 1/एल सी अंडर द रूट। अच्छा, अब इसमें क्या होगा कि अगर हम ओमेगा की जगह, ओमेगा विल बी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई एफ, और एफ जो है वो बराबर हो जाएगा, एफ विल बी द फ्रीक्वेंसी और दैट विल बी इक्वल टू एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई एल सी अंडर द रूट, और दैट विल बी मेजर्ड इन हर्ट्ज। और ये फ्रीक्वेंसी जो है, ये आपकी वो फ्रीक्वेंसी है जहां पे रेजोनेंस फिनोमिना अकर होगा। इस फ्रीक्वेंसी पे आपका रेजोनेंस फिनोमिना अकर हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस इज अ प्लॉट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आउटपुट वोल्टेजेस ऑफ अ रेजोनेंस सर्किट एज अ फंक्शन ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी। और इसमें क्या है कि 0.707 वी मैक्स दो पॉइंट्स है जहां पे आपकी दो फ्रीक्वेंसीज शो हो रही हैं, एक ओमेगा 1 और एक ओमेगा 2, वेयर ओमेगा नॉट इज द पॉइंट ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पॉइंट। और यहाँ पे आपके पास ओमेगा 1 और ओमेगा 2 आ रहे हैं। इसको हम क्या कहते हैं कि डेट इज आवर हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज।
और इसमें क्या होता है कि हमारे पास 70% ऑफ आवर इनपुट वोल्टेज विल बी रिटेन। यहाँ पे हमारे 70% वोल्टेज आ जाते हैं। और इसके जो रेजोनेंस फिनोमिना के लिए जो हमारे पास ये जो फ्रीक्वेंसी है, जिसको हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फंक्शन कहते हैं, दैट विल बी टू टाइप्स, हाफ पावर ओमेगा वन, हाफ पावर ओमेगा टू। और इसमें क्या करेंगे हम, इसकी बैंडविड्थ निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला यूज होता है, दैट विल बी द हाफ पावर अपर केस में और लोअर केस में, उसमें से अपर वाली लोअर को माइनस कर दें तो दैट विल बी द बैंडविड्थ ऑफ द हाफ पावर सिग्नल। तो ये हमारे पास, अब हमारे पास हम इस अपने आरएलसी नेटवर्क को दो तरह से यूज कर सकते हैं। एक हमारे पास सीरीज के तौर पे हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं, और एक हम इसको पैरेलल के तौर पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आरएलसी सीरीज और पैरेलल में कोई डिफरेंस नहीं है सच, सिर्फ हम उसको देख लेते हैं कि ये हमारे पास दो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस आ रही हैं जो कि करंट और इम्पीडेंस के दरमियान है। अच्छा, अब इन केस ऑफ, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूं ताकि आपको, अच्छा इसमें क्या है कि जी आपके पास चले, अच्छा ये दो एक कर्व आपको ये नजर आ रही है, ये वाली, ये जो कर्व है ये आपको नजर आ रही है करंट की, आई नॉट, ये साइड पे लिखा भी हुआ है आई नॉट इज इक्वल टू वी अपॉन आर, ये वाली, ये जो, अच्छा एक कर्व आपको नजर आ रही है जिसमें आपको ये नजर आ रहा है कॉज एफ इजिकल टू वन, जिसमें पावर फैक्टर की कर्व नजर आ रही है, वो ये है, ठीक है, जिसमें वन है। अच्छा, रेजोनेंस अकर कब होती है, जब आपका करंट और वोल्टेज इन फेज हो जाता है, और एट दैट पॉइंट आपका जो पावर फैक्टर है वो यूनिटी हो जाता है। और इसमें हमारे पास ये जो एट दैट पॉइंट द फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और इसका हम बिहेवियर ये देखते हैं कि ये अगर आप देखें तो ये वाली जो नीचे से ऊपर की तरफ ओपन हो रही है, दैट विल बी द कर्व ऑफ इम्पीडेंस, Z इज इक्वल टू आर। ये इस पॉइंट के क्रॉस जहां पे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अकर होती है, वहां पे कंबाइंड इंपीडेंस ऑफ द सर्किट विल बी इक्वल टू द रेजिस्टेंस। और इस पॉइंट के ऊपर हमारा पावर फैक्टर क्या नजर आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे यूनिटी आ रहा है। और अगर आप करंट और वर्सेस इम्पीडेंस को चेक करें तो हम ये देखेंगे कि जहां पे हमारे केस में ये है आर एल सी सीरीज सर्किट के केस की बात, एक है आरएलसी पैरेलल सर्किट की बात। अब आरएलसी सीरीज में क्या होगा कि हमारे पास करंट इंक्रीज हो रहा होगा और इम्पीडेंस जो है वो ये उसी पैटर्न पे डिक्रीज हो रही होगी, ठीक है। ये जैसे ये वाला आपको करंट वाला ये वेव फॉर्म नजर आ रही है, ये वाली ये करंट की वेव फॉर्म है। ये एफ नॉट के ऊपर कौन सा है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पॉइंट, उसके पीछे देखें अगर आप करंट इंक्रीज कर रहे हैं। अच्छा, अब करंट इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि डेट विल बी द बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर में करंट लीड करता है बाय वोल्टेज से, तो डेट इज वाई जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पॉइंट है उससे जो पीछे वाला पोर्शन है डेट विल बी द कैपेसिटिव इफेक्ट। और जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बाद वाला जो पोर्शन है उसमें अगर आप देखें तो करंट विद द पैसेज ऑफ, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती जा रही है वैसे वैसे आपका करंट जो है वो डिक्रीज हो रहा है, और इन द मीन वाइल आपकी जो इम्पीडेंस वैल्यू है वो इंक्रीज होती जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पॉइंट के बाद वाला पोर्शन जो है वो आपको ये शो कर रहा है कि आपका जो करंट है वो डिक्रीज हो रहा है। और that will be the behavior of inductor because in inductor current is lagging
the voltage by an angle of 90 degree or any other angle। और in the meanwhile आपका जो impedance value है वो आप देख रहे हैं कि वो increase होती जा रही है। तो ये है आपका सीरीज आरएलसी सर्किट की बात। अगर हम पैरेलल आरएलसी सर्किट की बात करेंगे तो उसमें जस्ट क्या होगा कि आपकी वेव फॉर्म की जो कर्व जो है वो उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। यानी कि जो आपको यहाँ पे इम्पीडेंस की कर्व नजर आ रही है वो आपको करंट की बन जाएगी, और जो करंट की वेव फॉर्म नजर आ रही है वो आपकी इम्पीडेंस की वेव फॉर्म हो जाएगी। उस केस में क्या हो जाएगा कि उस केस में आपका जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पॉइंट है उससे पीछे आपका इंडक्टिव बिहेवियर आ जाएगा, जिसमें करंट कम डिक्रीज हो रहा होगा, लैगिंग हो रहा होगा। और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बाद वाले पॉइंट में क्या होगा कि आपका करंट इंक्रीज हो रहा होगा, और उस पॉइंट के ऊपर आपकी इम्पीडेंस जो है वो डिक्रीज हो रही होगी, और दैट विल बी द capacitive behavior because here current will be in leading form। तो ये थोड़ा सा इसमें आरएलसी सीरीज और पैरेलल सर्किट में थोड़ा सा ये डिफरेंस है। तो इसके बाद मैं आपको मल्टी सिम के ऊपर एक इसका टास्क भी परफॉर्म करके दिखा देता हूँ आरएलसी का, ताकि आपको जो कंफ्यूजन है वो रिमूव हो जाए। अच्छा, जो मैंने फाइल आपको सेंड की है मैं उसको ओपन कर लेता हूँ, उसी को ही, उसी प्रोजेक्ट को। और ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आपने अपनी कैलकुलेशन से यूज कर लेनी है कि जिस वैल्यू को आप इंडक्टर यूज कर रहे हो, जिस वैल्यू को आप कैपेसिटर यूज कर रहे हो। तो जो आपका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पॉइंट है, फार्मूला है एफ नॉट इज इक्वल टू 1/2 पाई एल सी अंडर द रूट। तो इसमें एल विल बी द वैल्यू ऑफ इंडक्टर, सी विल बी द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर। तो इसको आपने सॉल्व कर लेना और यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी निकल आएगी। उस फ्रीक्वेंसी को यूज करते हुए आपने अपनी वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के पॉइंट को रिट्रीव कर लेना है। तो मैं आपको जो मैंने आपको फाइल सेंड की है उसी को यहाँ पे अपलोड करता हूँ। जी, तो ये मैंने जो है ना ये पॉइंट निकाला है आपका आरएलसी सीरीज का, जिसमें 0.1 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर है, 1 मिली हेनरी जो है वो मेरा इंडक्टर है, 1 किलो ओम जो है वो मेरा रेजिस्टर है। तो ये मैंने क्या किया है कि यहाँ पे 10 वोल्ट पीक टू पीक दिए हैं, और 159.6 हर्ट्ज जो है ये मैंने वो जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला है उसमें इंडक्टर और कैपेसिटर की वैल्यू लगा के और मैंने उसको सॉल्व करके ये मैंने अपनी फ्रीक्वेंसी निकाल ली है वहां से। डेट विल बी 159.6 हर्ट्ज। तो इसको सिमुलेट में जाके एनालिसिस एंड सिमुलेशन, इधर मैं गया हूँ, और इसमें एसी स्वीप में जाके आपने आउटपुट यहाँ पे सेट कर देनी है कि जिसके अक्रॉस आपने आउटपुट लेनी है। IR1 के अक्रॉस करंट की वेव फॉर्म चाहिए तो वो ले लेनी है आपने, उसको ऐड किया हुआ है मैंने। और इसके पैरामीटर्स जो है, फ्रीक्वेंसी पैरामीटर्स 1 हर्ट्ज टू मैंने 110 गीगा हर्ट्ज तक रखे हैं। स्वीप टाइप जो है वो डिकेड में है।
इसको नंबर ऑफ पॉइंट्स पर डिकेड, यानी कि आपके जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएंगी उसमें आप कितने पॉइंट्स उसके ऊपर हाईलाइट करना चाह रहे हो, तो वो मैंने 10 रखे हैं। आप इसको अपनी मर्जी से 15, 20, 30 जितने मर्जी कर लें। वर्टिकल स्केल जो है वो लॉगरिथम रखा हुआ है हमने, सेव करके इसको मैं रन करूंगा तो ये आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी इसकी। ये देखिए, ये तो इन केस ऑफ ये ऊपर वाली जो कर्व है ये आपकी करंट की है, और ये नीचे जो है ये आपका फेज एंगल शो हो रहा है। ये वही कर्व है कि ये जो पॉइंट है जहां पे मैं अगर आपको यहाँ पे कर्सर्स की मदद से आपको दिखा सकूं, शो कर्सर्स, इसको कर्सर्स के मैं ब्लैंक कर दूं पीछे इसको। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, अब ये जो पॉइंट है आपका ये वाला, ये पॉइंट आपका है जी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पॉइंट। इस पॉइंट के ऊपर आपका पावर फैक्टर क्या होगा, यूनिटी होगा। ये जहां पे मेरा कर्सर है इस वक्त, इधर आपका पावर फैक्टर यूनिटी होगा, और यहाँ पे आपके रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पॉइंट है। इस पॉइंट से जो पीछे अगर आप देखें तो करंट आपका क्या हो रहा है कि पहले ये 1 माइक्रो एम्पियर था, फिर ये ऊपर बढ़ता 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 ये यहाँ पे जाके तकरीबन 100 माइक्रो एम्पियर हो गया। तो डेट विल बी द बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर, यानी कि ये आपका करंट इंक्रीज कर रहा है। अब इस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पॉइंट के बाद ये कर्सर जो है देखें आपका, ये करंट जो है वो क्या हो रहा है, वो डिक्रीज होता 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 अप टू जीरो पे चला गया। यानी कि इसका मतलब क्या है कि इसमें करंट डिक्रीज हो रहा है, तो दैट विल बी द पॉइंट ऑफ लैगिंग करंट, और डेट विल बी द बिहेवियर ऑफ इंडक्टर। तो यानी कि आपके पास आरएलसी सर्किट में आप क्या कर रहे हो कि इंडक्टिव बिहेवियर को भी देख रहे हो, रेजिस्ट कैपेसिटिव बिहेवियर को भी देख रहे हो, और रेजिस्टिव बिहेवियर को भी देख रहे हो, और रेजिस्टिव बिहेवियर और साथ में रेजोनेंस फिनोमिना भी आप स्टडी कर रहे हो। और जो नीचे जो ग्राफ शो कर रहा है दैट विल बी द ग्राफ ऑफ योर फेज एंगल, जो डिग्री जो जिस इस करंट की वेवफॉर्म के साथ, यानी कि जहां पे रेजोनेंस फिनोमिना के ऊपर तो आपका जो पावर फैक्टर है, जो करंट और वोल्टेज जो है वो इन फेज होते हैं। दैट इज व्हाई आवर फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज विल बी इक्वल टू जीरो। दैट इज व्हाई आवर पावर फैक्टर विल बी द यूनिटी। एंड इनके अदर देन रेजोनेंस पॉइंट आपके जो एंगल है वो डिफरेंट है। दैट इज वाई ये जो एंगल आपको शो हो रहा है कि इस वक्त इतने डिग्री है, इस वक्त इतने डिग्री, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के ऊपर आपको डिफरेंट एंगल्स जो है वो शो हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं इसको ये सीरीज के बजाय मैं इसको आर एल सी पैरेलल के लिए ओपन करता हूँ, तो उस केस में आपको देखिएगा, आपको नजर आ जाएगा ये आरएलसी पैरेलल का नेटवर्क मैंने ओपन कर दिया। तो उसमें आप क्या करते हैं कि आप रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर को पैरेलल में ले लेते हैं। अच्छा, ये 1 ओम की मैंने एक रेजिस्टर सीरीज में लगाई है, वो इसलिए लगाई है बिकॉज आई वांट टू टेक द वैल्यू ऑफ करंट, I want to take the signal of current waveforms because V according to Ohm's law V is equal to IR। एंड अगर आपकी रेजिस्टेंस 1 है तो इसका मतलब जो एक्चुअल में जो वो वेव फॉर्म तो वोल्टेज की होगी, लेकिन हमने चूंकि 1 ओम रखने की वजह से जो वोल्टेज की वेव फॉर्म को एज ए करंट वेव फॉर्म कंसीडर किया हुआ है। तो मैंने ये 1 ओम इसलिए लगाया कि टू ऑब्जर्व द वेव फॉर्म, टू ऑब्जर्व द वेव फॉर्म ऑफ करंट। तो इसलिए जब मैं इसको सिमुलेट, उसी तरह मैं सिमुलेट करूंगा एनालिसिस एंड सिमुलेशन के ऊपर जाके, उसके बाद आपने इसके ऊपर चले जाना है एसी स्वीप के ऊपर, और वही पैरामीटर सेट किए हुए हैं मैंने, और ये IV1 फॉर करंट ऑफ आउटपुट इसके अक्रॉस, इस वोल्ट रजिस्टर के अक्रॉस। इसको जब मैं करूंगा तो इसमें अगर आपके रिजल्ट्स जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ रही है तो ये देखें आप, तो इसमें क्या हो रहा है कि उसमें ये कर्व स्टीपनेस जो है वो ऊपर की तरफ जा रही थी, अब ये डाउन चली गई है। इन अब इधर क्या होगा कि ये करंट की वेवफॉर्म्स डाउन चली गई है। अब इम्पीडेंस की वेवफॉर्म जो है, जो पहले आपको सीरीज नेटवर्क में करंट की वेवफॉर्म थी उस जैसी जो है वो आपकी इम्पीडेंस की हो गई। अब इसमें क्या है कि करंट की वेवफॉर्म पहले अगर आप देखें तो करंट आपका डिक्रीज हो रहा है,
डिक्रीज होने के बाद रेजोनेंस पॉइंट के अक्रॉस आपकी ये स्टीपनेस आ गई, उसके बाद रेजोनेंस पॉइंट के बाद ये करंट फिर इंक्रीज होना शुरू हो गया। इसका मतलब क्या है कि जो रेजोनेंस पॉइंट के पहले जो थी आपका वो इंडक्टिव इंडक्टिव बिहेवियर था, उसमें करंट लैगिंग कर रहा है, और जो रेजोनेंस पॉइंट के बाद वाला जो है वो आपका करंट इंक्रीज कर रहा है, और दैट विल बी शोज द बिहेवियर ऑफ द कैपेसिटर, यानी कि वो कैपेसिटर का बिहेवियर शो कर रहा है। और इस केस में इन द मीन वाइल आपकी इम्पीडेंस की कर्व्स जो होंगी वो क्या होंगी कि जहाँ पे करंट आपका डिक्रीज हो रहा है वहां पे इम्पीडेंस इंक्रीज हो रही होगी, और जहाँ पे करंट आपका इंक्रीज कर रहा है वहां पे आपकी इम्पीडेंस वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही होगी। तो सिर्फ ये सीरीज और पैरेलल में इतना डिफरेंस है, इनकी फंक्शनैलिटी सेम है, रेजोनेंस का फिनोमिना सेम है, सिर्फ इनकी जो बिहेवियर है कि इन केस ऑफ आरएलसी सीरीज सर्किट रेजोनेंस पॉइंट से पहले कैपेसिटिव बिहेवियर है, रेजोनेंस पॉइंट के बाद इंडक्टिव बिहेवियर है, और इन केस ऑफ पैरेलल आरएलसी सर्किट आपका रेजोनेंस पॉइंट से पहले इंडक्टिव बिहेवियर है और उसके बाद जो है वो कैपेसिटिव बिहेवियर है विद रिस्पेक्ट टू द फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारा था आज का टास्क। अच्छा, इसके ऊपर आपने क्या करना है कि आपने, मैंने तो ये सिंपल एक फिगर बनाई हुई है ना, आपने इन सब की वेव फॉर्म्स ले लेनी है, यानी कि यहाँ पे आप क्या करोगे, ऑसिलोस्कोप को प्लेस करें, और यहाँ पे आप इसकी वेव फॉर्म ऑफ अक्रॉस द वो रजिस्टर वो ले लें आप, ये सारी इधर कॉमन करते जाएंगे, और वेव फॉर्म जो है अक्रॉस द कैपेसिटर वो क्या आ रही हैं, ताकि आपके रिजल्ट्स में आता रहे। और ये इसको यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे। उसके बाद एक और रेजिस्ट ऑसिलोस्कोप यूज करें और उसको लगा दें आप इस इंडक्टर के क्रॉस। तो ये क्या करेंगे कि आपकी कैपेसिटर के क्रॉस, इंडक्टर के क्रॉस और रजिस्टर के क्रॉस जो वेव फॉर्म्स आ रही हैं वो भी बताएंगे आपको। प्लस आप यहाँ पे क्या करें, एक वाट मीटर लगा दें जो कि आपको मैयज करके देता रहे वैल्यूज ऑफ वोल्टेज एंड करंट अक्रॉस ईच कंपोनेंट, कि आपके रजिस्टर के क्रॉस क्या आ रहे हैं वोल्टेज एंड करंट, इंडक्टर के क्रॉस क्या आ रहे हैं। ये इसी तरह ये जैसे मैंने रजिस्टर के क्रॉस लगाया, कैपेसिटर के क्रॉस। अच्छा, अगर आपने यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे बॉर्डर प्लॉट है, बॉर्डर प्लॉट को यूज करते हुए आप ये बता सकते हो कि आपका जो है सिग्नल जो है वो कौन सा बिहेवियर शो कर रहा है। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे जैसे ये एक चेक करवा देता हूँ कि ये मैंने इंडक्टर के क्रॉस लगाया और इसकी नेगेटिव जो है वो ग्राउंड कर दी मैंने। ये तो यहाँ पे हम इसको रन करके देखते हैं। ये मेरे पास ओवरऑल आ गई कर्व, इस बॉर्डर प्लॉट की देखते हैं। और इसके साथ हमें लगानी पड़ेगी ये इनपुट भी।
सॉरी, ये इसमें लगना, ये यहाँ पे मैं लगाने लगा हूँ बॉर्डर प्लॉट। ये आपकी आउटपुट आ गई इसके क्रॉस, रजिस्टर के क्रॉस। इनपुट, ये आउटपुट आ गई। तो इसका मैं चेक करता हूँ बॉर्डर प्लॉट। तो अच्छा, जब ये आप इसको एनालिसिस सिमुलेशन से पहले, सिमुलेट करने से पहले करेंगे तो फिर ये बॉडी प्लॉट के ऊपर रीडिंग दे देगा इसका। जैसे हमने वो देखा था ना उसका कैपेसिटिव बिहेवियर का और इंडक्टिव बिहेवियर का, ये आपको स्वीप करने से ये जो सिमुलेशन करने से पहले देगा। उसके उसको आपने देख लेना। उसके बाद जो है सिमुलेशन के पैरामीटर्स जब सेट हो जाएंगे फिर ये आपकी वो सिर्फ आउटपुट वेवफॉर्म शो करेगा। ठीक है, स्टॉप कर दें वीडियो।